नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। इस आर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों, हमने हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड में काफ़ी चीज़ें की हैं। हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड में हमने देखा कि जो कंपनी का शासन है, जो कंपनी का शासन था, जो कंपनी का शासन था 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करते हैं और ये 1857 जो क्रांति है वहाँ तक समाप्त है, मतलब 1858 तक ये मामला था। इसके बाद में आता है ताज का शासन। ताज का शासन, क्राउन का शासन, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रत्येक जो था शासन वो आता है 1858 से। भारत जब आज़ाद हुआ 1947 तक इसका माना जाता है। ये हमने कंपनी का शासन पूरा कर लिया है, कंपनी का शासन पूरा कर लिया है। अभी अपन जो करेंगे वो ताज का शासन है, ठीक है। तो आज का टॉपिक रहने वाला है कि 1857 का भारत शासन अधिनियम, 1857 का 1858 का भारत शासन अधिनियम। देखो, ये अधिनियम आया, उससे पहले जो भारत में 1857 की जो क्रांति थी, जो अपन पढ़ते हैं 1857 की जो क्रांति थी वो पूरी हो चुकी है यहाँ। और 1857 की क्रांति पूरी होगी तो सारी स्थिति बदल गई। यहाँ जो कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये पूर्णतः क्या हो गई, समाप्त हो गई है। ये पूर्णतः समाप्त हो गई। अब कंपनी का शासन नहीं रहा। अब भारत का जो शासन है ना, वो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में चला गया। किसके हाथों में चला गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में चला गया। तो अब यह स्थिति काफी बदलने वाली है। तो हम इसको यही कहेंगे कि यह जो EIC है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका शासन क्या होता है, यह समाप्त होता है। दूसरी बात, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का ध्यान है ना, वो प्रशासन पर हो गया। प्रशासनिक जो मशीनरी है, प्रशासनिक जो मशीनरी है, उसका पूरा ध्यान इधर हो गया, क्योंकि इसको सुधारना जरूरी था, क्योंकि इतनी बड़ी क्रांति हो गई थी। तो दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए इसने प्रशासनिक मशीनरी सुधारना अति आवश्यक समझा। अब इसने क्या किया, इसने 2 पद इस भारत शासन अधिनियम के तहत 2 पद नए सर्जित किए गए। 2 पद है। तो पहला तो इसमें आया पद भारत का वायसराय, ये नया पद आता है इसमें। 1858 का भारत शासन अधिनियम में वायसराय जो पद था वो नया आया है। कहाँ? जो भारत का गवर्नर जनरल, जो पद था ना भारत का गवर्नर जनरल पद, उसके स्थान पर क्या आ गया? भारत का वायसराय आ गया। और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं। अब ये चीज क्लियर हो रही है कि भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनते हैं और ये भारत के गवर्नर जनरल के स्थान पर ये आते हैं। इसके कार्यकारी परिषद है, एक कार्यकारी परिषद भी बनाई जाती है। नहीं, एक मिनट, इसको देखो। अब इसको लॉर्ड कैनिंग है और दूसरा जो पद है वो राज्य सचिव का है। भारत का राज्य सचिव, भारत के राज्य सचिव की बात है। ये राज्य सचिव कहाँ बैठता है? ये इंग्लैंड में बैठता है और ये कैबिनेट का मंत्री है। कैबिनेट मंत्री है ये एक। भारत जो इंग्लैंड गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इसका कैबिनेट का मंत्री है। और भारत के राज्य सचिव, इसके लिए 15 सदस्य एक कार्यकारी परिषद कह सकते हैं। ये एक सलाहकारी परिषद थी। ये सलाहकारी परिषद के रूप में इसको बैठाया गया। अब पूरा कंट्रोल यहाँ, पूरा जो नियंत्रण है शासन पर, पूरा जो नियंत्रण है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में चला गया। दोस्तों, ये छोटे छोटे
एक्ट है या अधिनियम है जिनको आपको देखना है। महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया। अब सीधे जो शासन प्रत्यक्ष शासन हो गया, प्रत्यक्ष शासन ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो गया, मतलब महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया, इसलिए इसको मतलब कहते हैं कि ताज का शासन। ताज का शासन मतलब यह है कि वहाँ के क्राउन का शासन है। इसका मतलब यह है कि वहाँ के ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन है। जैसे अपने कोई भी काम किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है ना, तो उस हिसाब से वह ताज के नाम से होता था, तो शासन ताज का शासन ही माना जाता है। इसमें एक बात और रह गई, इसमें जो द्वैध शासन था, द्वैध शासन था, जो नियंत्रण बोर्ड वगैरह, वो निदेशक बोर्ड जो बनाए गए थे ना, नियंत्रण बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड व निदेशक बोर्ड, निदेशक बोर्ड जो बनाए गए थे उनकी क्या हो गई है, समाप्त हो गए, उनकी यहां समाप्ति कर दी जाती है। द्वैध शासन की समाप्ति हो गई। राज्य सचिव का नया पद आ गया। राज्य सचिव वहां बैठ के पूरा कंट्रोल यहां कर रहा है। 15 सदस्यीय कार्यकारी समिति इसको सलाहकारी के लिए रूप में दी गई है और यह वायसराय का नया पद आता है। लॉर्ड कैनिंग यहाँ बनते हैं और भारत का जो पहले जो पद था भारत का गवर्नर जनरल। अब ये महारानी विक्टोरिया के डायरेक्ट हाथों में चला गया और प्रशासनिक मशीनरी पर इसका विशेष ध्यान दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी का यह शासन समाप्त होता है। बच्चों 1858 का भारत शासन अधिनियम में यही कुछ मुख्य मुख्य बातें थी जो आपको मैंने बताई हैं। तो मैं अगला जो इसमें शासन अधिनियम है मैं इसी में कंटिन्यू करता हूँ, इसी तो दोनों इसमें कंटिन्यू हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। इसी कड़ी में मैंने सोचा इसी वीडियो में थोड़ा पॉज करके मैं एक बार आपको लिख दूँ तो टाइम आपका बच जाए और थोड़ा मैं समझा सकूँ। ये अपना जो टॉपिक है दोस्तों, ये 1861 का भारत परिषद अधिनियम है। ये 1857 क्रांति के बाद की चीज़ें हैं और यहाँ काफ़ी कुछ आपको समझना है। 1857 क्रांति के बाद, जब 1857 क्रांति उनके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट की चीज़ समझ में आ गई कि भारत में यदि शासन चलाना है, भारत में यदि शासन चलाना है तो भारतीयों का इस शासन में सहयोग लेना अत्यावश्यक होगा और भारतीयों को सम्मिलित करना जरूरी है। तो इस चीज़ के लिए भारतीयों को सहयोग लेने के लिए 3 अधिनियम पारित किए गए। भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए, अपने इस शासन में सम्मिलित करने के लिए 3 अधिनियम पारित किए गए। 1861 वाला, 1892 और 1909 ये अधिनियम पारित किए गए। इस अधिनियम के तहत भारतीयों को इस प्रशासन में शामिल करने की बात कही गई है। इसमें कानून बनाने की प्रक्रिया, जो कानून बनाने की प्रक्रिया थी, विधायी जो प्रक्रिया थी, वो भारतीय प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया। भारतीय प्रतिनिधियों क्या किया गया, सम्मिलित करने की एक शुरुआत हो गई। या क्या हो गई, शुरुआत हो गई। कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें भारतीय लोगों को या भारतीय प्रतिनिधियों को क्या किया गया, सम्मिलित करने की शुरुआत होती है। अच्छा, भारतीय जो प्रतिनिधि थे ना, उनको गैर सरकारी सदस्य कहते थे। क्या नाम दिया गया इनको, गैर सरकारी सदस्य। सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य, तो भारतीयों को क्या नाम दिया गया, गैर सरकारी सदस्य नाम दिया गया था। परिषद का विस्तार किया गया, जो वायसराय की परिषद थी उसका विस्तार किया गया। वायसराय ने 3 भारतीयों को मनोनीत किया गया, सम्मिलित कर लिया अपने उसमें, अपने जो परिषद है ना उसमें 3 भारतीयों क्या किया, सम्मिलित कर दिया 1962 में। 1962 में 61 का अधिनियम है, 1962 में क्या करते हैं, इस नियम के तहत वायसराय 3 भारतीयों क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। और 3 भारतीय कौन से थे, ये बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव थे। सर दिनकर राव थे। ये 3 के बारे में कभी बार पूछ लिया जाता है, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव थे। ये विधान परिषद में क्या किया गया, इनको मनोनीत कर दिया गया। वायसराय की जो विधान परिषद थी उसमें क्या कर दिया गया, मनोनीत कर दिया गया। अब देखिए केंद्रीकरण की शुरुआत होती है यहाँ,
यहाँ क्या विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। मैंने आपको 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया था उसमें केंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी, क्योंकि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो शुरुआत होती है कि उसी चरम सीमा मैंने बताई थी 1833 का जो अधिनियम था ना, उसमें एक चरम सीमा पहुंच गई थी, क्योंकि बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो ये केंद्रीकरण की सीमा थी। और यहाँ क्या चल गया, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्ति का विभाजन हो रहा है, ठीक है। पूरी शक्ति एक जगह सम्मिलित न होके, सेंट्रल सारी शक्तियां न होके क्या किया गया, वो मतलब विस्तारित कर दिया गया। यह विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। मद्रास और बम्बई जो प्रेसिडेंसी थे ना, उसमें विधायी जो कार्य थे उनको पुनः दिया गया। जो विधायी कार्य थे, जो कानून बनाने वाले जो कार्य थे ना, उनको पुनः दे दिया गया। आपको पता है कि 1833 का जो आपने पढ़ा था अधिनियम, उसमें क्या किया था, उसमें भारत का गवर्नर जनरल था ना, उसको ये अधीन कर दिया गया था इनको, कि ये जो विधायी प्रक्रिया है, विधायी कार्य ऐसा कुछ नहीं करेंगे मद्रास और बम्बई जो प्रेसिडेंसी है। लेकिन इनमें पुनः दिया गया, तो पुनः इनको दे दिया गया, इस कानून बनाने की शक्ति इसको दे दिया गया। तो कौन सी बात होगी, ये विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। प्रांतों को आंतरिक स्वायत्तता हासिल हुई। इस कारण से जो प्रांत थे, ये प्रेसिडेंसी थे, प्रांत थे, इनको क्या किया, आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। आंतरिक स्वायत्तता मतलब इनके कानून बनाने की स्वायत्तता मतलब हासिल हो जाती है, क्योंकि अब भी कानून बनाने की जो सिचुएशन के हिसाब से कानून बनाने की जो स्वतंत्रता इनके पास थी, पहले भारतीय गवर्नर जनरल के पास थी, वहाँ केंद्रित थी, सेंट्रलाइज थी वो। विधान परिषद का गठन, अब देखो यहाँ विधान परिषद का गठन भी किया गया। विकेंद्रीकरण की कार्य यहाँ भी हुआ, विधान परिषद का गठन किया। बंगाल में हुआ विधानसभा, विधान परिषद की बात है, यहाँ विधान परिषद की बात है। तो बंगाल में 1862 में विधान परिषद का गठन किया गया। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत है, उत्तरी पश्चिमी जो सीमांत प्रांत है, वहाँ 1866 में विधान परिषद का गठन किया गया। पंजाब में 1893 में विधान परिषद का गठन किया गया। इस प्रकार से ये विकेंद्रीकरण का काम हो रहा है। आपने दो जगह देखे, यहाँ विकेंद्रीकरण यहाँ हो रहा है, यहाँ विकेंद्रीकरण हो रहा है। वायसराय को परिषद के कार्य संचालन के लिए, जो भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग को, जो भारत का परिषद के संचालन के लिए, उनके नियम बनाने के लिए आदेश की शक्ति प्रदान की। वो परिषद को संचालन के लिए कानून बना सकता था, नियम बना सकता था। 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली बनाई गई। पोर्टफोलियो इसी के तहत जो परिषद का कार्य संचालन की बात होती है ना, भाई कोई ऑफिस है, उसके ऑफिस के संबंधी जो कार्य कानून बनाए जाते हैं, वह उसका अध्यक्ष कानून बना रहा है। उसी प्रकार से वायसराय है ना, जो विधान परिषद के कार्यों के संचालन के लिए विधान परिषद कैसे रन करे, इसके लिए ये शक्ति इसके पास थी, वायसराय के पास। तो इसी के तहत 1859 में पोर्टफोलियो एक प्रणाली लेके आता है लॉर्ड कैनिंग। इसके तहत यह था कि वायसराय की जो परिषद का एक सदस्य, भारत की जो वायसराय है, उस वायसराय का भारत के परिषद का एक सदस्य या एक से अधिक जो प्रभारी है, जो सरकार का जो डिपार्टमेंट है, कहने का मतलब है यहाँ परिषद का एक सदस्य एक विभाग का प्रभारी बन सकता है, और दो या दो से अधिक विभागों का प्रभारी भी बनाया जा सकता है। ये बात है इसमें। काउंसलिंग का अंतिम आदेश करने का अधिकार, जो काउंसलिंग बॉडी है ना, जो परिषद है, उसको अंतिम आदेश जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया। जो काउंसलिंग बॉडी है वो अंतिम आदेश जारी कर सकती है, ये ऐसा इसने कहा गया। वायसराय का आपातकालीन अध्यादेश, ये अध्यादेश जारी करता है। ये अध्यादेश आपने जो आपको कमेंट करके मुझे बताना कि भारत का जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की कौन सी आर्टिकल में शक्ति है, और जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, उसको कौन सी शक्ति है, कौन सी आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो वायसराय को यहाँ आपातकाल स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति देगी, बिना काउंसिल के संस्तुति के। बिना काउंसिल जो है ना परिषद है, उसकी बिना पूछे, ये मान लो बिना संस्तुति के या बिना रिपोर्ट के या
वो अध्यादेश जारी कर सकता है, और वो अध्यादेश जारी कितने दिनों तक रहता है? 6 माह तक रहता है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी चीज़ें इसमें निकल के आई हैं। देखो मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ वापस से। 1861 का भारत परिषद अधिनियम है, ठीक है, ये 1857 क्रांति के बाद में आता है, और भारतीयों के सहयोग इसमें ये माना गया 1857 क्रांति के बाद में कि भारत में यदि कानून वो शासन यदि चलाना है, राज करना है, तो भारतीयों को साथ लेना अति आवश्यक है। तो भारतीयों को साथ लेने के लिए इसमें काफ़ी अमेंडमेंट किया गया, काफ़ी नए कानून लाए गए, ठीक है। और इन साथ लेने के लिए, भारतीयों को साथ लेने के लिए 3 अधिनियम पारित किए गए। 1861 का है, 92 का है और 1909 का है। कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, कानून बनाने की जो प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया, और भारतीयों को शामिल जो कानून प्रक्रिया में किया गया उनको गैर सरकारी सदस्य कहा गया। परिषद का विस्तार किया गया, परिषद जो थी वायसराय की परिषद, इसका विस्तार किया गया, और 3 भारतीयों को 1962 में इसमें शामिल कर दिया गया। बनारस के राजा थे, और पटियाला के महाराजा थे, और सर दिनकर राव थे। उनको वायसराय द्वारा क्या किया जाता है? मनोनीत कर दिया जाता है। अभी अब विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, तो मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसी थी उनको पुनः वापस विधायी जो शक्तियाँ थी, कानून बनाने की शक्तियाँ थी, वापस दे दी जाती है, ठीक है, जो पहले बंद कर दी थी। प्रांतों को आंतरिक, इससे क्या हुआ कि जो प्रांत है ना उनको आंतरिक स्वायत्तता हासिल होती है। विधान परिषदों का गठन किया गया। विधान परिषद 3 विधान परिषद बनाएगी। बंगाल में बनाएगी 1862 में बनाएगी, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में 1866 में बनाएगी, और पंजाब में 1897 में 3 विधान परिषदें बनाएगी। वायसराय को परिषद के कार्य संचालन के लिए नियम और कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, और 1859 में इसी शक्ति के तहत लॉर्ड कैनिंग द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली लाएगी। इसमें यह कहा गया था कि इसके परिषद का कोई सदस्य एक विभाग का प्रभारी बन सकता है, 1 या 2, या ये क्योंकि 1 ही नहीं 2 या 2 से अधिक विभागों का प्रभारी भी बनाया जा सकता है। और जो काउंसिल थी, जो परिषद थी, उनको अंतिम आदेश, किसी चीज़ में अंतिम आदेश करने की इसको शक्ति प्रदान की गई, ठीक है, किसी मामले के में लेके अंतिम आदेश जारी कर सकती थी। और बड़ी बात, वायसराय को आपातकाल स्थिति में अध्यादेश जारी करने की इसमें शक्ति दी गई, और बिना काउंसिल की रिपोर्ट के, बिना काउंसिल को पूछे मतलब क्या किया गया, अध्यादेश जारी कर सकता था। वो कितने महीने? 6 महीने के लिए। दोस्तों ये मोटा मोटा इसका मैंने आपको बता दिया है। ये भारत का जो परिषद अधिनियम 1861 था। अभी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।